आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे 2022 का पूरा वर्ष जो है वो कैसा रहेगा हर राशि और लग्न के लिए। तो मेष लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे, लेकिन ज़्यादातर मैं हमेशा कहता हूँ कि लग्न से आपको सटीक इफ़ेक्ट मिलेंगे। और जिनका लग्न और राशि एक ही है, यानी कि मेष राशि है और उधर लग्न भी मेष ही है, मतलब एक ही पहले ही स्थान में एक नंबर लिखा है, वहाँ पर चंद्रमा भी है, तो आपका मेष लग्न भी है और राशि भी है। मेष वालों के लिए पूरा साल कैसा रहेगा 2021 का, अरे सॉरी 2022 का। 2022 जो है उसमें प्लैनेट्स नॉर्मली देखिए, शुक्र, बुध और आपका मंगल, चंद्र, ये रूटीन ट्रांजिट करते रहते हैं। उनका जैसे सूर्य हर महीने ट्रांजिट करता है, मंगल जो है वो कुछ समय में वो ज़्यादा चलता है, कभी कम चलता है। और बुध जो है उसके साथ मंगल, बुध और शुक्र की जो गति है वो पैरेलल चलती है। 2 3 4 महीने का उनका समय अंतराल रहता है, कभी वक्री या किसी एक जगह पर ठहरते भी हैं। और ये जो है मंगल, बुध और शुक्र, ये आपको अपनी कुंडली में भी एक साथ या आसपास में आगे पीछे कहीं पाए जाएंगे, तो उनकी गति उस तरह से रहेगी। और मेष लग्न के लिए मंगल, क्योंकि कुंडली का मालिक है, अष्टम भाव का भी मालिक है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसकी गति को भी आपको थ्रू आउट द ईयर देखना होगा। यहाँ पर मैं ब्रीफ दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको मेजर इफ़ेक्ट्स जहाँ से होने वाले, मैं उन्हीं पॉइंट्स की बात करूँगा। मंगल के बाद यहाँ पर शुक्र, बुध और चंद्र जो है हर 1.5 2 दिन में राशि परिवर्तन करेंगे, तो उनके इफेक्ट्स भी आपको मिलते रहेंगे। चंद्र जो है वो मन का कारक है, चंद्र आपके सुख भाव का कारक है। तो पूरे साल में मैं ये नहीं कहूँगा कि चंद्र पहले स्थान में आएगा तब ये होगा, दूसरे भाव में आएगा तो ये होगा, लेकिन क्योंकि उसके मूवमेंट चलते रहेंगे, महीने में वो कई बार उस स्थान में आएगा, ठीक है, साल भर में कितनी बार आएगा, तो वो इफ़ेक्ट्स क्या होंगे वो चंद्र को हम समझते हैं पहले, फिर हम एक एक करके हर ग्रह के लिए बात करेंगे पूरे साल में आपको क्या इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो जो चंद्र है वो आपके लिए चतुर्थ भाव का कारक है, स्थान का मालिक है। दोनों चीज़ें हो रही, वो कारक भी है और मालिक भी है कर्क राशि का। और चौथा भाव है वो सुख का है, माता का है, ज़मीन, मकान, वाहन, आत्मा का है। तो चंद्र जब जब मूवमेंट करता है आपके मन में, आप ज़्यादातर जो थॉट्स आपके, अगर आपका बर्थ चार्ट में चंद्र नीच राशि में रहा या उच्च राशि वृषभ में रहा, नीच राशि वृश्चिक है, अपने ही राशि में कर्क में रहा, तो इफ़ेक्ट्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। उच्च का रहा तो ज़्यादा आपको पॉजिटिव मिलेगा, और नीच का रहा तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे। लेकिन दोनों कंडीशन में आपके थॉट्स हाइपर होंगे, एकदम हायर लेवल के, मतलब आप रोक नहीं सकते आपको, और आप बियॉन्ड द इमेजिनेशन आगे बढ़ जाते हैं। और अगेन वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, कभी कभी वो ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट करता है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि चंद्र के मोमेंट थ्रू आउट द ईयर जब भी आपके उच्च राशि में आए, आपकी नीच चंद्र की नीच राशि में आए, या फिर आपकी जो राशि है, सपोज आपका मेष लग्न है लेकिन राशि आपकी कोई और है, तो उस राशि में जब जब चंद्र आता है तब तब आपको ज़्यादा इफेक्ट होंगे। तो थ्रू आउट द ईयर आपको चंद्र के मोमेंट के हिसाब से अपने थॉट्स को कितना कंट्रोल रखना चाहिए, आपके थॉट्स कैसे हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो देखना है। और चंद्र जो है वो क्योंकि मन का कारक है, थॉट्स हमारे उसी के अधीन है, तो आपको सारी चीज़ें डिपेंड करती है थॉट्स पे। तो चंद्र के इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रूटीन ट्रांजिट करता रहता है, तो हमारे डिसीजन में बदलाव आता है। अब यहाँ पर गुरु, शनि, केतु, मंगल, राहु सब आपको कुछ दे रहे हैं, लेकिन उस देते समय चंद्र की स्थिति अच्छी रही तो आप ले लेंगे। अगर कोई आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गिफ्ट के तौर पे कुछ दे रहा है, सर्टन अमाउंट दे रहा है, या कुछ प्रॉपर्टी दे रहा है, या कुछ और दे रहा है, कार दे रहा है, या एनीथिंग, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, आपका चंद्र अच्छी स्थिति में रहा तो आप उसको उस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आपका चंद्र अगर नीच स्थिति में रहा तो आप उसको रिजेक्ट को करेंगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन बुरे तरीके से करेंगे, बिकॉज आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, आप उस चीज़ को नेगेटिव वे में लेंगे। तो दिस इज़ द रीज़न कि वो देने वाले प्लैनेट्स अच्छे हैं थ्रू आउट द ईयर, लेकिन एक्सेप्टेंस जो है वो चंद्र की ओर से है,
तो वो नेगेटिव हो जाएगा। खासकर आपके लिए 4th हाउस का मालिक है, आपकी माता के साथ, आपके प्रॉपर्टी, आपके व्हीकल के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें ध्यान रखिएगा। जब भी चंद्र की पोजीशन अच्छी हो, अच्छे डिसीजन लेने में आपको हेल्प होगी थ्रू आउट द ईयर। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है वो आपकी कुंडली का और अष्टम भाव का मालिक है। थ्रू आउट द ईयर वो ट्रांजिट करते रहता है और आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस तक वो जाता है और मतलब वृषभ तक। और फिर ये जो ट्रांजिट है उसमें होता क्या है कि आपको मंगल अग्रेशन देता है, वो पावर है, पावर हाउस भी है उसको हम कहें तो उसके थॉट्स, आपका फर्स्ट हाउस है, अगेन चंद्र फर्स्ट हाउस में थॉट्स का कारक है, मंगल फर्स्ट हाउस का मालिक है, आपका कुंडली का मालिक है। तो आपके थॉट्स रहेंगे लेकिन अग्रेशन वाले रहेंगे। तो वो थॉट्स को आपको कंट्रोल करना है मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने चंद्र की बात कही, मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मैं फल की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये प्लैनेट्स ज़्यादा मूवमेंट करेंगे। मैं उन फल को किस तरह से समझना है और उसको किस तरह से रिएक्ट करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मंगल आपको अग्रेशन देगा उसके स्थान के हिसाब से। अब आपके स्थान में मंगल अगर भाग्य में चल रहा है, मंगल अगर कर्म स्थान में चल रहा है, मंगल अगर 11th हाउस में चल रहा है इच्छा पूर्ति के स्थान में, 12th हाउस में व्यय भाव में चल रहा है, मंगल पहले स्थान में चल रहा है, तो इफ़ेक्ट्स बदलते जाएंगे। अब उस इफ़ेक्ट को समझना आपको ज़रूरी है कि वो स्थान क्या है, उस स्थान का मालिक कौन है। और मंगल उसके साथ कॉम्बिनेशन में आ रहा है, दृष्टि योग में आ रहा है। मंगल भले उसके साथ कुछ नहीं कर रहा है, मंगल कहीं राहु के साथ जुड़ रहा है उसी उन्हीं स्थानों में जाते हुए, जन्म के या गोचर के, तो उसके रिजल्ट्स बदलेंगे। तो आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा खुद कि ये मंगल आपके लिए जब 9th हाउस में था तब अच्छे रिजल्ट्स दे रहा था, बट 10th में आया तो 10th में उसको प्रॉब्लम, उच्च राशि में आया, वो मकर में आया है लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? तो कहीं वहाँ पर कोई ऐसा ग्रह तो नहीं बैठा है जो उसके साथ कॉम्बिनेशन करके आपके रिजल्ट को नेगेटिव कर रहा है, अच्छी चीज़ें आपकी ख़राब कर रहा है। यानी कि आपने एक पेंटिंग बनाई और उसमें किसी ने आके एक लाइन खींच दी जिसकी वजह से पूरी पेंटिंग ख़राब हो गई। तो वो चीज़, ऐसा कोई ग्रह तो वहाँ पर बैठा हुआ नहीं कर रहा है, तो वो दोष किसका आएगा कि मंगल, अरे मंगल आया कर्मस्थान में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। वो कॉम्बिनेशंस क्या हो रहे हैं वो आप देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। और ये ऑब्जर्वेशन करना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपका बर्थ चार्ट मेरे पास नहीं है। आपको मैं ये कहूँगा कि मेष लग्न वाले करोड़ों लोग होंगे। अब करोड़ों लोगों की कुंडली में किसी को मंगल 10th हाउस में आता है और वहाँ कोई ग्रह नहीं है, वो उच्च राशि में है, तो वो अच्छा फल देगा। लेकिन किसी का राहु वहाँ पर है, राहु मंगल कॉम्बिनेशन वहाँ पर अंगारक योग कर रहा है और अग्रेशन दे रहा है। मंगल का नक्षत्र कुछ ऐसा है, राहु का नक्षत्र कुछ ऐसा है कि आपके लिए वो खराब इफेक्ट दे रहा है। किसी के लिए सूर्य है वहाँ पर, तो सूर्य मंगल का भी अंगारक योग हो रहा है। वहाँ पर चंद्र मंगल है, किसी का चंद्र बैठा हुआ और मंगल आता है, तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग कर रहा है, गुरु मंगल लक्ष्मी योग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी, तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करें और खुद डिसाइड करें कि ये मंगल आने के समय, कोई भी देखिए कोई भी प्लेनेट ट्रांजिट करेगा उसके आसपास आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। आप उस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, समझिए कि ये मंगल आया, पास आ रहा है, उस स्थान में नहीं आया है, अब आया है और आने के बाद थोड़ा दिन रहा, क्या इफेक्ट मिले। तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी तो फिर आप तुरंत डिसाइड करेंगे कि हाँ ये मुझे अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, मुझे अब इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप थ्रू आउट द ईयर मंगल का उस तरह से बेनिफिट उठाइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा आपको खुद को क्या करना है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सूर्य की हम बात करें तो सूर्य हर मंथ ट्रांजिट करेगा। तो सूर्य के ट्रांजिट में जब भी आपका सूर्य मेष में आएगा, आपका लग्न मेष है, तो थ्रू आउट द ईयर सिंह में और मेष में आएगा लियो, तो आपके लिए अच्छा है, वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब वो तुला में आएगा तब जैसे अभी चल रहा है तुला में, तो तुला आपके लिए अच्छा नहीं है। तो सूर्य का समय जब भी वो नीच राशि में आएगा आपके लिए नेगेटिव इसलिए होगा बिकॉज आपका मेष लग्न है। सूर्य आपका पंचम भाव का मालिक है और पंचम भाव का मालिक जब भी उच्च राशि में आएगा संतान के मामले में अच्छा रहेगा। जो लोग संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी पेरेंट्स हैं उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जब भी सूर्य लियो में या मेष में
वहाँ पर आएगा तब तक वो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स देगा। और सूर्य अगर तुला में आएगा, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, 7th हाउस भी कहेंगे क्योंकि मेष लग्न के लिए वो 7 नंबर 7th हाउस ही होता है, तो वहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट देगा रिलेटेड टू योर चाइल्ड, रिलेटेड टू फर्स्ट हाउस, रिलेटेड टू 7th हाउस। 7th हाउस आपका लाइफ पार्टनर का है, तो यहाँ ट्रिपल इफेक्ट नेगेटिव हो जाएगी। तो आपको वो चीज़ सोच के चलना है कि यहाँ पर मुझे ऐसे रिजल्ट्स क्यों मिल रहे हैं। अब वहाँ पर मंगल आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, कर्मस्थान में किसी को कर्मस्थान में मंगल आया, उच्च का मंगल है, और यहाँ पर सूर्य तुला में आया उसी समय पे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसा हो रहा है तब रिजल्ट्स डबल इफेक्ट कर रहे हैं। एक तरफ मंगल आपको बहुत पॉजिटिव चीज़ें देना चाहता है, उसके इफेक्ट मिल रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, मेंटली डिस्टर्ब है। सो दिज आर द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो बुध की बात करें तो बुध का भी यही रहेगा कि वो कॉम्बिनेशंस क्या है, लेकिन मेजर इफेक्ट अगर मैं कहूँ तो आपको राहु, केतु, गुरु और शनि के जो मिलेंगे वो ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि ये 4 प्लैनेट अप्रैल में ट्रांजिट कर रहे हैं, और बिफोर अप्रैल क्या स्थिति है वो जानते हैं, और थ्रू आउट द ईयर क्या इफेक्ट रहेंगे वो समझते हैं, क्योंकि वो फिर स्टेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल है, और वो लॉन्ग टर्म के प्लैनेट है, तो इफेक्ट्स भी उनके लॉन्ग टर्म के रहेंगे, तो इसलिए हम उसकी बात ज़्यादा करते हैं हमेशा। आपका राहु जो है वो पहले स्थान में आएगा, फर्स्ट हाउस। कुंडली का पहला स्थान जो है वो मन है, हमारा दिमाग है, हमारे थॉट्स हैं। तो हमारे थॉट्स पे राहु के इफ़ेक्ट्स होंगे, यानी कि आपका पुनर्जन्म होने वाला है ये अप्रैल से बाद में, जब राहु फर्स्ट हाउस में आएगा। लेकिन उससे पहले आपका राहु जो है वो सेकेंड हाउस में चल रहा है। सेकेंड हाउस में सेविंग्स है, आपके खर्च हो रहे हैं, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और खर्च होंगे, आपको अपने सेविंग्स को बचाना है, तो किसी और फैमिली मेम्बर के अकाउंट में कुछ पैसे डाल दीजिए, वो बचे रहेंगे। अदरवाइज़ राहु रहेगा तब तक वो ख़त्म हो जाएंगे। वृषभ का राहु है, वो मेष में आ रहा है अप्रैल में, तो उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आपके अकाउंट्स में पैसे खाली नहीं हो जाए, या फिर बिना वजह के ज़्यादा खर्चे नहीं हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगा खाली, बट खर्च ज़्यादा हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड, तो वो ज़रा ध्यान रखना है थोड़ा। फैमिली मेम्बर्स के साथ भी अप्रैल तक शांति रखिएगा, वाणी में और वर्तन में और रिएक्शन में ज़्यादा मन शांत रख के आगे बढ़िएगा, तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज डिस्प्यूट बढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। आफ्टर दैट आपको यानी कि आपकी वाणी में भी संयम रखना है। अप्रैल के बाद वो जब फर्स्ट हाउस में आएगा, आपके लिए बहुत अच्छा ये रहेगा कि आपको, जैसे मैंने कहा कि पुनर्जन्म होगा, आपके लिए रीस्ट्रक्चरिंग होगा। राहु आपको कहेगा कि मैंने लाइफ में किया क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, मैंने क्यों ऐसे डिसीजन लिए, क्यों मैं ये नहीं कर पाया, मुझे ये करना चाहिए था, वाई, क्वेश्चन मार्क आएंगे सारी जगह पर। तो वो क्वेश्चन मार्क क्या है, क्यों है, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा राहु को, और फिर वो जवाब आप देते जाएंगे, आपको देना पड़ेगा और आप देंगे। और देने के बाद आपके जवाब से ही आपको सही रास्ता दिखाएगा वही राहु, कि भाई आपने ये गलत किया था, आपने ये सही किया था, आपको ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तो जो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो जो सही नहीं है आपके लिए, वो हटाता जाएगा, और क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर रास्ता आपके लिए बनाएगा। तो आप उस पर चलेंगे, एंड देन यू विल गेन समथिंग। आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मैं कुछ सही दिशा में आया हूँ। तो राहु आपके लिए अच्छा है, बट वो स्ट्रेसफुल भी है, क्योंकि वो रास्ता उतना आसान नहीं रहेगा, बट वो जर्नी है, वो आपके लिए ज़रूरी है प्रोग्रेस के लिए। तो दिस इज़ द राहु फॉर यू। एंड देन वो बॉन्डिंग भी बढ़ेंगी, वो रिलेशन भी बढ़ेंगे, वो फैमिली से भी जुड़ेंगे। आपके राहु जो है वो आपको नेगेटिविटी लगेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको सही दिशा भी दिखाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि मेष में है, मंगल का घर है, तो अग्रेशन रहेगा। तो आपको राहु के हिसाब से ये ध्यान रखना है कि ये अग्रेशन आपका उतना नहीं बढ़े जितना आपको आ, होना चाहिए, उससे ज़्यादा, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की, वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव बन सकती है। यहाँ से राहु की दृष्टियों की बात करें तो वो पंचम भाव पे देखेगा, तो पांचवा जो स्थान है राहु का दृष्टि भाव का, तो वो संतान भाव है। तो जिनको संतान की प्लानिंग चल रही है, फैमिली प्लानिंग अप्रैल के बाद है, तो अप्रैल के बाद उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा
चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ऑपरेट करना पड़े कुछ रीज़न से, या एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो भी आपको नहीं पता है वो बाहर आएगा, और चाइल्ड बर्थ के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, नॉर्मल की जगह ऑपरेट करना पड़े, ऐसा हो सकता है। पढ़ाई में प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत आ सकते हैं, और उसमें भी आपको आपके डिसीजन रॉन्ग हो गए तो राहु आपको बताएगा कि भाई ये नहीं, आपके लिए वो पढ़ाई अच्छी है। सो अल्टीमेटली वो स्ट्रेसफुल क्या है कि हमने गलत डिसीजन ले लिए है, हम चाहते हैं कि उसको सुधारें लेकिन हम डरते हैं। देन राहु आपको फोर्सफुली उस दिशा में ले जाता है कि नहीं डरो मत, ये करो। देन यू फॉलो द वे, और उस तरह से वहाँ से आपको रास्ता निकलता है। फिर राहु जब ट्रांजिट करेगा उसके बाद, जब 1.5 साल बाद, तब वो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये मैंने सही डिसीजन लिया था। तो ये चीज़ है। इवन जो पेरेंट्स हैं और उनके बच्चों को पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो राहु जब तक अप्रैल में है अच्छी जगह पर एडमिशन लीजिएगा। अप्रैल के बाद आपके डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं, आप सही दिशा नहीं दे पाएंगे आपके बच्चों को। उनके हिसाब से सोचिएगा, अगर उनका राहु 5th हाउस से कनेक्टेड नहीं है तो आपको उनके हिसाब से चलना चाहिए। आपका फोर्सफुली किसी ब्रांच में उनको एडमिशन लेने के लिए ले जाना वो अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो राहु 7th हाउस पे दृष्टि करेगा और केतु वहाँ पर होगा। राहु केतु का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर 7th हाउस में, वो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर पे इफेक्ट करेगा। लाइफ पार्टनर के साथ अगर अनबन है, प्रॉब्लम्स है, तो डिवोर्स की ओर जा सकती है मैटर। कोई ऐसा मामला है जहाँ पर आप रुके हुए हैं, शादी आपकी होनी बाकी है, तो हो सकता है वो रिश्ता ब्रेक भी करवा सकता है। राहु और केतु दोनों यहाँ पर, क्योंकि 7th हाउस में केतु है, राहु वहाँ पर बिल्कुल सामने दृष्टि करेगा आफ्टर अप्रैल। मैं अप्रैल के बाद की बात कर रहा हूँ, अप्रैल से पहले अच्छा है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम दूसरा 7th हाउस से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ 7th हाउस में प्रॉब्लम हो रहा है राहु केतु के आने से, तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पार्टनरशिप में अगर कुछ बिजनेस है तो वो भी आपका बदल सकता है, या पार्टनरशिप टूट सकती है। यहाँ पर आपको नया पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, लाइफ पार्टनर। किसी को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए शादी में या बिजनेस पार्टनर के लिए भी। सो ये एक चीज़ है, ध्यान रखना है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो राहु की दृष्टि जो है वो 9th हाउस पे है, भाग्य भुवन पे है, और वो गुरु की राशि है। गुरु की राशि है इसलिए थोड़ा ध्यान ये देना है कि भाग्य का सपोर्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ जुपिटर, लेकिन राहु की दृष्टि की वजह से वहाँ पर आप कुछ गलत डिसीजन नहीं ले लें। आपके लालच की वजह से आप रॉन्ग दिशा में आगे नहीं बढ़े, वो ध्यान रखना है। अदरवाइज आपके डिसीजन में सब कुछ अच्छा होते हुए भी ओनली बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि आपने सही एक लालच डाल दी उसमें, और पूरी चीज़, पूरे दूध में एक नींबू का जो एक बूंद होती है वो डाल दिया आपने, और वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। सो वो वाली चीज़ नहीं हो, फिर वो पनीर नहीं बनेगा, वो ख़त्म हो जाएगी बात। सो राहु का ये ध्यान रखना है आपको। और अब हम बात करते हैं केतु की। केतु जो है वो 7th हाउस में है। केतु 7th हाउस में, जो लोग शादी करना चाहते हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं, किसी को देख के उन्होंने सोचा कि अरे यहाँ पर अच्छा रिश्ता हो जाएगा, यहाँ पर सब कुछ है, इल्यूज़न क्रिएट करेगा थ्रू आउट द 1.5 ईयर। तो वो इल्यूज़न को आप अवॉइड कीजिएगा, या अवॉइड नहीं, ऑब्जर्व कीजिएगा, उस चीज़ को समझिएगा, और फिर उसको दूर कीजिएगा कि नहीं ये सही है या नहीं। आपको जो बात बताई जाएगी शादी के लिए वो सही नहीं भी हो सकती है, आपको जो रिश्ते के लिए बात आई है वो शायद ही सही हो। तो ध्यान रखना है आपके लिए वो रिश्ता कितना सही तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, वो कैरेक्टर कितना सही तरीके से प्रेजेंट किया गया है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो केतु जो है वो बिजनेस में भी ऐसी स्थितियाँ पैदा करेगा जहाँ आपको बड़ी बड़ी लालच लगेगी, बड़ी बड़ी चीज़ों में आपको लगेगा कि ये करूँ वो करूँ, यहाँ से मौका आ रहा है वहाँ से आ रहा है। डोंट डू एनीथिंग, कोई पार्टनरशिप मत कीजिएगा। राहु केतु के कॉम्बिनेशन में आपको मज़ा नहीं आएगा। जो पार्टनरशिप है उसको संभाल पाए तो भी ठीक है, चाहे वो बिज़नेस है या लाइफ है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपका जो शनि है वो दो स्थितियों में है। एक तो मकर में से वो कुंभ में जाएगा, अप्रैल तक वो मकर में है, फिर कुंभ में जाएगा, फिर कुंभ में से वापस आ रहा है मकर में। तो ये स्थान परिवर्तन 2 बार हो रहे हैं शनि के। 10th हाउस से वो 11th में जा रहा है, 11th से 10th में आ रहा है। और यहाँ पर आपके लिए ये स्थिति समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि शनि आपका 10th एंड 11th हाउस का दोनों का मालिक है। यहाँ पर आपके कर्मस्थान में बहुत परिवर्तन आएंगे, बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आएंगे। आप बिजनेस की ओर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप नहीं करना है बिकॉज ऑफ राहु केतु।
बिज़नेस में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको जॉब में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जॉब में से अगर बिज़नेस में जाना चाहते हैं, मतलब जॉब जो लोग कर रहे हैं उनको बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जॉब में ही उनको कोई बंदा मिलता है और कहता है कि वो बिज़नेस आप कर सकते हैं तो कीजिए, आपके लिए अच्छा है, या मतलब वो मौका मिले, पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा कोई इंडिकेशन मिले तो आप वो कीजिएगा। जिनके पास जॉब ही नहीं है और उनको जॉब का मौका मिल रहा है तो वो कीजिएगा, जॉब उनको मिलेगी ड्यूरिंग द कुंभ। जब शनि कुंभ राशि में आएगा, 11th हाउस में आएगा, आपका जॉब में अच्छा एक इफेक्ट मिलेगा आपको, और कर्मस्थान में वापस आएगा तो वो चीज़ आपके लिए और स्ट्रांग हो जाएगी। और जॉब में और बिजनेस में दोनों में शनि आप के लिए अच्छा है। पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि वो कितना स्ट्रांग है, लेकिन शनि के रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आप सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आपका अर्निंग बढ़ेगा, आपकी लाइफ में एक तरह से वहाँ से पॉजिटिविटी आएगी जो आपका कर्मस्थान है, जहाँ अगर आपकी लाइफ में सब कुछ सेटल है, अच्छा है, और ओनली बिकॉज ऑफ मनी एंड ओनली बिकॉज ऑफ वर्क प्लेस वो प्रॉब्लम्स है, तो रिलेट अगर आपका बिजनेस है और आपके एम्प्लॉय काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, आपका बिजनेस है और सोर्स नहीं है, आ रहा है, खुल नहीं रहा है, तो वो सारी चीज़ें शनि में होगी। लेकिन अगर आपका जॉब है तो भी आपके आसपास का माहौल बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, अच्छा माहौल क्रिएट होगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपका प्रोग्रेस होगा, सो वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर जुपिटर की भी बात करें, उससे पहले शनि की हम बात करें दृष्टियों की, तो शनि जो है वो दृष्टियाँ कर रहा है अपने स्थान से तीसरी और बिल्कुल सामने सातवीं और 10वीं दृष्टि। तो शनि की यहाँ पर डबल मोमेंट हो रही है कर्मस्थान में और 11th हाउस में। तो जब वो कर्मस्थान में है अप्रैल तक, तो वो आपके 12th हाउस को देख रहा है, तो विदेश के योग करेगा, बिकॉज आपका गुरु भी अच्छा हो रहा है, तो गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करते हैं। लेकिन शनि आपके लिए विदेश योग करेगा, विदेश की कंपनी, मैंने खासकर जो लोग विदेश के साथ बिजनेस और जॉब में जुड़े हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लोग किसी ने कमेंट किया था मेरे एक वीडियो में, मुझे नाम मैं भूल गया हूँ शायद, उन्होंने बोला था कि आप हर चीज़ के बारे में बताते हैं, लेकिन हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान है, और उसके बारे में आपने, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम भी याद करके लूँगा, सो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन तो उसके बारे में कोई नहीं बताता है कृषि के बारे में। तो 4th हाउस पे शनि की दृष्टि है, और फिर वो जब 11th में चला जाएगा तो वो दृष्टि हट जाएगी, फिर वापस आएगा तो वो 4th हाउस पे दृष्टि करेगा। और चंद्र यहाँ कारक भी है, उस स्थान का मालिक भी है, और मंगल जो है वो भूमि का कारक है, और लग्नेश है आपकी कुंडली का। तो मेष वालों को ज़मीन से, खेती से, खेत मजदूरों से, अपना फार्मिंग से बहुत बेनिफिट होगा, और अगर आप उस ब्रांच में कुछ भी करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट है। और ये थैंक्स फॉर दिस सजेशन। और ये चीज़ फार्मर जो लोग हैं उनको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो वो खेत में कर सकते हैं, खेत से रिलेटेड जो भी सोर्सेस हैं उनसे कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्रकार की वनस्पति हो, ज़मीन से जो चीज़ें बीज बोने के बाद निकलती हैं उसका बेनिफिट उनको मिल सकता है। तो मेष वालों को ये बेनिफिट डेफिनेट है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि की ये दृष्टि की भी इफ़ेक्ट अच्छी है। शनि जो है तीसरी दृष्टि से 12th हाउस पे जो दृष्टि कर रहा है उसका मैंने बताया कि भाई विदेश के साथ जो भी कनेक्शन है जॉब का, बिजनेस का, उसमें डेफिनेट बेनिफिट होगा, खर्च भी होगा, लेकिन वो हम गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। शनि आपको उतना खर्च नेगेटिव नहीं करवा रहा है, इसलिए ज़्यादा उसकी बात नहीं करेंगे। शनि की एक दृष्टि जो 10वीं दृष्टि है वो 7th हाउस पे पड़ेगी, जहाँ पर केतु है। तो उच्च दृष्टि है। अगर किसी की शादी में प्रॉब्लम है या लाइफ पार्टनर से कोई भी प्रॉब्लम है और उसका कोई भी सॉल्यूशन है तो ओनली शनि है, बिकॉज शनि की यहाँ पर उच्च दृष्टि है। अगर आपकी शादी टिक जाती है, कोई ऐसे प्रॉब्लम में है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो डिवोर्स की कगार पे है, तो अगर वो टिकता है तो ओनली बिकॉज ऑफ शनि। और अगर किसी के लिए सारे प्लैनेट्स अच्छे हैं और कुछ नहीं है तो शनि आपको कोई इफेक्ट नेगेटिव नहीं होने देगा। पार्टनरशिप में बिजनेस जो चल रहा है उसमें शायद वो शनि क्लैरिटी करवाएगा, बिकॉज वो टूट सकती है, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं होगी तो वो, यानी कि आप प्योरिटी नहीं होगी, क्लैरिटी की जगह मैं कहूँगा प्योरिटी नहीं होगी, तो वो ब्रेक हो सकती है पार्टनरशिप। तो शनि की दृष्टि यहाँ पर पार्टनरशिप, चाहे लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, प्योरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, सच्चाई ईमानदारी को देगा, तो वो हिसाब से आप चलिएगा तो बेनिफिट मिलेंगे। और प्रॉपर्टी आपके लिए परचेज़ करना पॉसिबल बनेगा, लैंड वगैरह में आपको बेनिफिट है।
गुरु की हम बात करें तो गुरु आपके मकर में है, और सॉरी कुंभ में है, और उस टाइम पे, और कुंभ से फिर मीन में जा रहा है अप्रैल में। तो 11वें स्थान और 12वें स्थान में गुरु का ट्रांजिट है। तो गुरु आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज 12वें स्थान का वो मालिक है, भाग्य का मालिक है, और 11वां स्थान लक्ष्मी स्थान है, और 12वां स्थान अपना स्थान है गुरु का खुद का। तो वो आपके लिए बिकॉज ऑफ शनि आपको विदेश के साथ अच्छा है, और बिकॉज ऑफ जुपिटर वो इनकम सोर्स सारी चीज़ें, भाग्य अगर खुलेगा तो आपका विदेश में खुलेगा। विदेश में जो लोग हैं उनके लिए बहुत 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 बेनिफिट है। जिनका ग्रीन कार्ड नहीं आया डेफिनेट आएगा, जिनको वहाँ पर घर लेना है, जिनको इवन जुपिटर के जो ये दोनों ट्रांजिट के इफेक्ट्स में मैं बात करूँ तो दोनों अच्छे हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई अप्रैल से पहले अच्छा है या अप्रैल के बाद नहीं अच्छा है। अप्रैल से पहले बहुत से लोगों को जॉब में बेनिफिट होंगे, काम उनका बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम खुलेंगे, प्रमोशन मिलेगा, बहुत अच्छा है। आफ्टर अप्रैल जुपिटर जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ ये कर रहा है कि विदेश के साथ आपका कनेक्शन जो है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी मकान वाहन खरीदना चाहते हैं, डेफिनेट ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में होगी। और मेष लग्न वाले सबसे ज़्यादा लोग दुनिया में विदेश में जाएंगे, जो है वो खुश रहेंगे, खुश होते जाएंगे, उनकी लाइफस्टाइल बदलेगी, अच्छी होगी, और उनके भाग्य से उनको सपोर्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें गुरु की अगर दृष्टियों की बात करूं तो गुरु की एक दृष्टि 4th हाउस पे है, जो मैंने कहा कि आप प्रॉपर्टी लैंड व्हीकल कुछ भी लेंगे, माता के लिए बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। 7th हाउस जो है गुरु का बिल्कुल सामने, तो 7वीं दृष्टि गुरु से जो है वो उसकी मैं बात करूं तो वो पंचम और छठे भाव पे पड़ेगी थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वो 11th और 12th में है। तो ये दोनों स्थान में जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे जब 5th हाउस में आता है प्रेम विद्या संतान स्टॉक मार्केट, उसमें बेनिफिट होंगे, लॉन्ग टर्म से होंगे और डेफिनेट होंगे। और पढ़ाई में संतान भाव में अगर मैंने जैसे कहा कि सूर्य के ट्रांजिट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो जुपिटर यहाँ पर रक्षा करेगा। सूर्य यहाँ कॉम्बिनेशन देखने ज़रूरी है, इसीलिए पर्सनल चार्ट पे इफ़ेक्ट क्या है वो समझना ज़रूरी होता है। हर मेष लग्न के लिए वैसा हो ऐसा नहीं है। अब किसी के लिए वहाँ पर राहु बैठा और गुरु बिल्कुल सामने आ रहा है, 11th हाउस में अभी है, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि भाई राहु गुरु का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। गुरु की दृष्टि अच्छी है लेकिन राहु भी वहाँ बैठा है, राहु की दृष्टि भी गुरु पे है, चांडाल योग के इफेक्ट भी हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन से समझ के उसके इफेक्ट जो 100% है वो कम हो जाते हैं। गुरु यहाँ पर 12th हाउस में जाएगा छठे भाव पे, तो आपका रोग है, शत्रु है, जॉब है, लोन है, उसमें आपको बढ़ोतरी होगी, यानी कि हर चीज़ आपके लिए बढ़ेगी। अब रोग में क्या होगा, बढ़ेगा मतलब अगर आपको पता ही नहीं है तो पता चलेगा, पता है तो उसका एक क्योर होगा, उसमें उसकी ट्रीटमेंट बढ़ेगी, उसके इफ़ेक्ट उसने स्ट्रांग होंगे कि उसकी ट्रीटमेंट से आपको बेनिफिट होगा। वहाँ पर गुरु आपको लोन दिलाएगा तो कर्ज बढ़ेगा, आपकी ईएमआई शुरू हो जाएगी आपका, लेकिन प्रॉपर्टी हो रहा है इसलिए आप कर रहे, तो गुरु के जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो अल्टीमेटली पॉजिटिव हैं। तो ये एक बेनिफिट है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु जॉब में भी आपको विदेश ले जाएगा। विदेश आपकी कंपनी अगर अपने बर्थ प्लेस जहाँ आपका है उस टाउन में है, उस शहर में है या उस देश में है, तो वो दूसरे देश में वही कंपनी आपको भेज सकती है। तो ओवरऑल जुपिटर के ट्रांजिट से आपको बहुत बेनिफिट है। गुरु जो है यहाँ से अप्रैल के बाद जो दृष्टि करेगा वो 9वीं दृष्टि करेगा, तो 9वीं दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पे होगी। तो अष्टम जो भाव है वो अगेन मैंने बहुत बार कहा है कि वो गुप्त विद्याओं का है, गुप्त धन का है, तो गुरु वहाँ बेनिफिट कराएगा। अनजाने में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, लॉटरी लग सकती है, पैसे मिल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, अकल्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन ज्ञान मिलेगा आपको। ज़्यादा कोई बड़ा बेनिफिट उसमें नहीं होगा कि आप एस्ट्रोलॉजर बन जाए या आप तंत्र मंत्र विज्ञान के मालिक बन जाए, लेकिन डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। और अननोइंगली या जो धन के बारे में या जो आपको पता नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी या पुरानी कोई चीज़ अटकी हुई है पैसों के मामले में, तो वो सारा ओवर आपको मिलेगा। तो ओवरऑल आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, कुछ
कुछ चीज़ों में आपको ऑब्जर्वेशन से चलना है, क्योंकि मेष लग्न वाले बहुत सारे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसा यहाँ पर है इसलिए ये नहीं, आपको काउंट करना पड़ेगा। वी आर नॉट टॉकिंग पर्टिकुलर प्लेस के हिसाब से, थ्रू आउट द ईयर के ट्रांजिट देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो ट्रांजिट के साथ साथ कॉम्बिनेशंस बदलेंगे, इफेक्ट्स बदलेंगे। पर्सनल चार्ट के और गोचर के ग्रह के कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, वो भी देखने पड़ेंगे। तो वो आप समझते जाइएगा तो आपको बेटर रिजल्ट समझ में आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।